LCS lab number 10 हमारे पास स्टडी द इफेक्ट ऑफ PI, PD एंड PID कंट्रोलर ऑन सिस्टम। बेसिकली इस लैब के अंदर हम कंट्रोलर्स का इफेक्ट सिस्टम के ऊपर जो है वो डिस्कस करेंगे। और जो हमारे पास कंट्रोलर्स होते हैं वो प्रोपोर्शनल P, प्रोपोर्शनल इंटीग्रल PI, प्रोपोर्शनल डेरिवेटिव PD एंड प्रोपोर्शनल इंटीग्रल डेरिवेटिव PID कंट्रोलर्स होते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि कंट्रोलर इटसेल्फ होता क्या है। जैसा कि आप इस ब्लॉक डायग्राम में देख सकते हैं कि कंट्रोलर को एक सिंपल तरीके से डिफ़ाइन किया गया है कि आपके पास एक इनपुट आ रहा है, ठीक है, जो जा रहा है एक कंट्रोल बॉक्स के अंदर, ठीक है। कंट्रोल बॉक्स उस इनपुट के बेसिस पर प्रोसेसिंग करेगा जो भी लॉजिक आपने इसके अंदर डिज़ाइन किया, और वो आगे कहाँ ट्रांसमिट कर देगा, प्लांट को। प्लांट के ऊपर वो जो प्रोसेसिंग हुई होगी वो प्लांट के ऊपर जो है वो रन होगी और आपके पास जो है वो आउटपुट जनरेट हो जाएगा। यहाँ आप देख सकते हैं कि एक सिग्नल फीडबैक होके माइनस हो रहा है इनपुट में से। अब होगा क्या कि जब आपके पास एक आउटपुट जनरेट हुआ है वो फीडबैक होगा वापस इनपुट पे, ठीक है, और वो आउटपुट सब्ट्रैक्ट होगा इनपुट में से, ठीक है, और आपके पास एक नया इनपुट कंट्रोलर में फेड हो रहा होगा। तो इट मीन्स कि कंट्रोलर हमारे पास बेसिकली अब कंट्रोलर क्या करेगा कि उस नए इनपुट के हिसाब से अपनी लॉजिक को ऑल्टर करेगा, प्रोसेस करेगा और प्लांट तक जो है वो ट्रांसमिट करेगा। तो बेसिकली ये जो सिग्नल है जो अभी इनपुट पे गया है, एक दफ़ा आउटपुट जनरेट होने के बाद दिस इज़ योर एरर सिग्नल। क्यों? क्योंकि एक्चुअली ये डिफरेंस है, दिस इज़ एक्चुअली ये डिफरेंस है किसका, इनपुट का और आउटपुट का। इट मीन्स कि आपके पास एक मेजर इनपुट आउटपुट होता है जो कि आ रहा होता है किसी भी प्रोसेसिंग के बाद, और एक एक्चुअल आउटपुट होता है जो हमें रिक्वायर्ड होता है। उन दोनों के दरमियान जो डिफरेंस है, दिस इज़ योर एरर, कि हमें चाहिए कितना था और हमें मिला कितना, ठीक है। तो अब ये एरर सिग्नल जो है वो कंट्रोलर में जाएगा। कंट्रोलर जो है वो इसको प्रोसेस करेगा इस इनपुट की बेसिस पे, और इस तरह से जो है वो क्या करेगा, इस एरर को कम से कम करने की कोशिश करेगा। तो इसीलिए कंट्रोलर को कहते हैं कि एक डिवाइस है दैट जनरेट्स एन आउटपुट सिग्नल बेस्ड ऑन द इनपुट सिग्नल इट रिसीव। जो इनपुट उसको मिलेगा उसके बेसिस पे वो एक आउटपुट जनरेट कर देगा, ठीक है। द इनपुट सिग्नल इज़ एक्चुअली एन एरर सिग्नल विच इज़ द डिफरेंस बिटवीन द मेजर्ड वेरिएबल एंड द डिज़ायर्ड वैल्यू। जो इनपुट सिग्नल है वो क्या है, एक्चुअली डिफरेंस है, जो मैंने अभी आपको बताया, एरर सिग्नल है बिटवीन व्हाट, इनपुट एंड आउटपुट। तो कंट्रोलर बेसिकली इस एरर को कम करने के लिए सिस्टम्स के अंदर यूज़ किया जाता है कि जब भी एरर सिस्टम के अंदर जनरेट हो तो कंट्रोलर उसको मिनिमाइज़ करे और उसकी बेसिस पे एक आउटपुट जनरेट करे। अब PID को डिस्कस कर लेते हैं कि PID एक्चुअली क्या होते हैं। अब वो जो कंट्रोल बॉक्स था ये वाला, प्लांट से पहले वाला, ठीक है, एक्चुअली इसके अंदर इस ब्लैक बॉक्स में है क्या, इसमें है PI, PD और PID कंट्रोलर्स, ठीक है। डिपेंड कि हमें किसकी क्या रिक्वायरमेंट है वो हम डिस्कस कर लेंगे कि कौन सा कंट्रोलर किस सिचुएशन में ज़्यादा इफेक्टिव है। तो प्रोपोर्शनल कंट्रोलर एक्चुअली हमें देख सकते हो कि यहाँ पर एक इनपुट सिग्नल आ रहा है, वो इन 3 कंट्रोलर्स में जा रहा है, आगे प्रोसेस हो रहा है और एक आउटपुट जनरेट हो रहा है, और फिर ये आउटपुट वही फीडबैक होके माइनस हो रहा है। तो अब आप एक्सप्रेशन के लिहाज से देख सकते हैं कि प्रोपोर्शनल क्या है, KP बेसिकली कांस्टेंट है, KI भी कांस्टेंट है और KD भी कांस्टेंट है। कौन से कांस्टेंट है, प्रोपोर्शनल कांस्टेंट, इंटीग्रल कांस्टेंट और डिफरेंशियल कांस्टेंट। और ET आपके पास क्या है, वो एरर सिग्नल जो यहाँ से इनपुट हो रहा है, तो ये ET आपके पास यहाँ पे भी जा रहा है, यहाँ पे भी जा रहा है और यहाँ पे भी जा रहा है। तो अगर प्रोपोर्शनल आप यूज़ कर रहे हैं तो ये सिंपली इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, इंटीग्रल यूज़ करें तो ये इंटीग्रेट होके कांस्टेंट से मल्टीप्लाई हो रहा है, डिफरेंशियल यूज़ करें तो डेरिवेट होके फिर उसके कांस्टेंट से मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो इस कॉन्फ़िगरेशन में आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ये इसकी सिंपल सी ब्लॉक डायग्राम है।
अच्छा, अब प्रोपोर्शनल कंट्रोलर को डिस्कस कर लेते हैं। प्रोपोर्शनल टर्म प्रोड्यूसेस एन आउटपुट वैल्यू दैट इज़ प्रोपोर्शनल टू द करंट एरर वैल्यू। द प्रोपोर्शनल रिस्पॉन्स कैन बी एडजस्टेड बाय मल्टीप्लाइंग द एरर बाय अ कांस्टेंट Kp कॉल्ड द प्रोपोर्शनल गेन कांस्टेंट। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर आपने खाली प्रोपोर्शनल कंट्रोलर यूज़ करना है तो आपने क्या करना होगा कि जो भी आपका एरर सिग्नल है सिंपली आपने उसको मल्टीप्लाई कर देना होगा किससे, उसके प्रोपोर्शनल कांस्टेंट से। और इस कांस्टेंट की वैल्यू को चेंज करके आप प्रोपोर्शनल कंट्रोलर का रिस्पॉन्स भी चेंज कर सकते हैं। इंटीग्रल कंट्रोलर या इंटीग्रल टर्म आपके पास क्या है, द कंट्रीब्यूशन फ्रॉम द इंटीग्रल टर्म इज द प्रोपोर्शनल to both the magnitude of the error and the duration of the error. The integral in a PID controller is the sum of the instantaneous error over time and gives the accumulated offset that should have been corrected previously. The Ki accumulated error is then multiplied by the integral gain and added to the controller output. इंटीग्रल कंट्रोलर में क्या होता है कि ना सिर्फ एरर कांस्टेंट से मल्टीप्लाई होगा बल्कि एरर का ड्यूरेशन कि एरर कितने टाइम तक एग्जिस्ट करा सिस्टम में वो भी आपके पास जो है वो मल्टीप्लाई होगा कांस्टेंट से। इसीलिए यहाँ पे एरर को इंटीग्रेट किया ओवर द पीरियड ऑफ 0 to t टाइम और फिर उसके कांस्टेंट से जो है वो मल्टीप्लाई किया गया है। अब देखते हैं डेरिवेटिव टर्म, डेरिवेटिव कंट्रोलर। The derivative of the process error is calculated by determining the slope of the error over time and multiplying this rate of change by the derivative gain Kt. The magnitude of the contribution of the derivative term to the overall control action is termed the derivative gain Kt. Kt डिफरेंशियल या डेरिवेटिव कंट्रोलर में क्या है कि आपके पास जो है जो एरर सिग्नल है वो पहले डिफरेंशिएट होगा। इट मीन्स कि उसका स्लोप डिटरमाइन किया जाएगा ओवर टाइम कि कितना चेंज ऑफ स्लोप उसके अंदर आया है और फिर उसको उसके कांस्टेंट Kd टर्म से मल्टीप्लाई किया जाता है। तो ये हमारे पास जो है वो डेरिवेटिव कंट्रोलर है। अच्छा, ये टेबल एक बहुत अच्छा टेबल है। अगर आप इस टेबल को सही से समझ लें तो आपको कंट्रोलर की एप्लीकेशन और कंट्रोलर का यूसेज बहुत अच्छा से क्लियर हो जाएगा। अब जैसे डिफरेंट सिनेरियोज़ में हमारे पास है कि लेट्स सपोज़ कि आपके पास अगर कोई प्लेन टेक ऑफ कर रहा है, ठीक है, और प्लेन का राइज टाइम जो है वो या टेक ऑफ करने के बाद जब वो अपने एल्टीट्यूड पे पहुंचता है तो एक पर्टिकुलर टाइम के अंदर पहुंचता है। ऐसा नहीं कि बस टेक ऑफ हुआ और फ़ौरन वो है जो अपनी हाइट पे पहुंच गया। अगर ऐसा होता तो पैसेंजर्स जो हैं वो उनको भी डिस्कम्फर्ट फील हो सकता था, हेल्थ इश्यूज़ हो सकते थे और इंजन भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर रिक्वायर्ड करता। तो इस सिनेरियो में हमारे पास जो है वो राइज टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है कि राइज टाइम जो है वो पर्टिकुलर इंटरवल पे इंक्रीज़ हो और फिर वो अपने एल्टीट्यूड पे पहुंचे। तो इसी तरह से डिफरेंट सिस्टम्स की डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स होती हैं। हर जगह आप हर कंट्रोलर यूज़ नहीं कर सकते और हर जगह आप सारे कंट्रोलर भी यूज़ नहीं कर सकते। क्योंकि अगर आप एक प्रॉब्लम के लिए बहुत ज़्यादा कंट्रोलर यूज़ कर लेते हैं तो क्या हो सकता है, आपकी रिसोर्स बढ़ सकती है, ठीक है, आपकी कॉस्ट बढ़ जाएगी, आपकी मैन पावर बढ़ जाएगी, आपकी सिस्टम इंस्टॉलेशन बढ़ जाएगी, ठीक है। तो डिपेंड करता है कि जो रिक्वायरमेंट दी जाती है कस्टमर की तरफ से या सिस्टम की तरफ से उसी के हिसाब से कंट्रोलर जो है वो डिज़ाइन किया जाता है। तो अब कंट्रोलर चूज़ कैसे करना है कि भाई अगर राइज टाइम की रिक्वायरमेंट है तो कौन सा कंट्रोलर यूज़ करें, अगर ओवरशूट कम करने की रिक्वायरमेंट है तो कौन सा कंट्रोलर बंदा यूज़ करे। तो उसके लिए ये टेबल में सारी चीज़ें समराइज़ कर दी हैं कि आपके पास ये जो कंट्रोलर हैं इनका इफ़ेक्ट डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ पे क्या होता है। तो जैसे आपके पास अगर हम Kp की बात करें जो प्रोपोर्शनल कांस्टेंट है उसकी वैल्यू बढ़ाने से, रिमेंबर कि जो तीनों टर्म्स हैं ये बढ़ रही हैं, तो इन चारों प्रॉपर्टीज़ पे क्या चेंज आ रहा है। अगर Kp आप बढ़ाते हो तो राइज टाइम क्या हो जाता है, डिक्रीज़ हो जाता है, मगर साथ साथ क्या कर देता है, अगर राइज टाइम कम होगा तो ओवरशूट आपके पास बढ़ना शुरू हो जाएगा। सेटलिंग टाइम में ऐसे कोई चेंज नहीं आता, बहुत माइनर चेंज आता है, बट स्टेडी स्टेट एरर भी जो है ये डिक्रीज़ करता है, ठीक है। यानी कि अगर Kp की वैल्यू बढ़ाएंगे तो राइज टाइम कम होगा, ओवरशूट बढ़ेगा, सेटलिंग टाइम में ऐसे कोई चेंज नहीं आएगा,
मगर स्टेडी स्टेट एरर आपके पास क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। के आई में आपके पास क्या है कि अगर आप के आई की वैल्यू बढ़ाते हो तो राइज टाइम कम होगा, ओवरशूट ज़्यादा हो जाएगा, सेटलिंग टाइम भी ज़्यादा हो जाएगा, मगर स्टेडी स्टेट एरर बहुत हद तक मतलब ऑलमोस्ट ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, कि डी की वैल्यू चेंज करने से क्या होगा कि आपके पास राइज टाइम में स्मॉल चेंज आएगा। ठीक है, ऐसा कोई चेंज नहीं आएगा, ओवरशूट कम कर देगा ये, बाकी दोनों में ओवरशूट बढ़ रहा था। ठीक है, सेटलिंग टाइम भी कम कर देगा ये, मगर एरर को इतना इफेक्टिवली ये रिड्यूस नहीं करता। तो अगर मैं समराइज़ करूँ तो केपी में क्या है कि अगर राइज टाइम की रिक्वायरमेंट है और स्टेडी स्टेट एरर की रिक्वायरमेंट है तो केपी जो है वो हमारे लिए यूज़फुल है। अगर हमारे पास ओवरशूट राइज टाइम कम करने की रिक्वायरमेंट है और स्टेडी स्टेट एरर बिल्कुल ख़त्म करने की रिक्वायरमेंट है तो के आई बहुत इफ़ेक्टिव है। ठीक है, और अगर के डी की बात की जाए तो इसमें ओवरशूट कम करने की रिक्वायरमेंट में हम इसको यूज़ कर सकते हैं। तो अगर तीनों में सिर्फ एक एक प्रॉपर्टी के लिए मैं देखूं तो के पी में राइज टाइम कम हो रहा है, के आई में स्टेडी स्टेट एरर कम हो रहा है और के डी में ओवरशूट कम हो रहा है। और अगर तीनों की रिक्वायरमेंट है तो फिर इन तीनों का कॉम्बिनेशन भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे ग्राफ के थ्रू समझाया गया है, देखें यहाँ पे कि पी की डिफरेंट वैल्यूज़, प्रोपोर्शनल कंट्रोलर कांस्टेंट की डिफरेंट वैल्यूज़ रखी हैं, के आई और के डी को कांस्टेंट रखा गया है यहाँ पे। ठीक है, और इससे फैक्ट दिखाया कि लेट्स सपोज कि अगर के पी की वैल्यू 0.5 है, याद रखिएगा के पी क्या कर रहा था, राइज टाइम कम कर रहा था, बाकी चीज़ें उसमें इतनी ज़्यादा नहीं थी बल्कि ओवरशूट उसमें बढ़ रहा था। अगर आप मैं टेबल का रेफरेंस दूँ आपको, ठीक है, यहाँ पर तो आप देख सकते हो कि जब के पी की वैल्यू 0.5 यानी कि रेड वाली लाइन है तो राइज टाइम क्या है आपके पास, राइज टाइम क्या है आपके पास, ज़्यादा है। ठीक है, देर से चार्ज हो रहा है, लेकिन ओवरशूट इसमें कम है। लेकिन जैसे आपने के पी की वैल्यू बढ़ाई, ग्रीन वाले ग्राफ को देखें तो राइज टाइम क्या हो गया, कम हो गया, मगर ओवरशूट आना शुरू हो गया। और जैसे ही आपने और वैल्यू बढ़ाई 1.6 करी तो आप देख सकते हैं राइज टाइम बहुत मिनिमम हो गया, जो हमारा एक्चुअल रिस्पॉन्सेस से काफ़ी करीब आ गया है, मगर ओवरशूट आप देख सकते हो कितना ज़्यादा बढ़ गया है। तो ये इफेक्ट जो है वो के पी का आ रहा है। अब इसमें देखें, इसमें इन्होंने के आई को जो है वो डिफरेंट वैल्यूज़ दी हैं और के पी और के डी को कांस्टेंट रखा है। के आई में हमारे पास क्या है कि के आई के अंदर हमारे पास जैसे जैसे वैल्यू जो है वो आप देखोगे बढ़ रही है, तो के आई हमारे पास क्या करता था, ओवरशूट बढ़ाता था मगर राइज टाइम कम करता था और स्टेडी स्टेट एरर भी रिड्यूस करता था। तो आप देख सकते हो कि जब के पी की वैल्यू 0.5 है तो राइज टाइम क्या है, ज़्यादा है। ये ब्लू वाली लाइन हमारा रेफरेंस है, इससे करीब होना चाहिए। ठीक है, जब आपने, लेकिन ओवरशूट नहीं है यहाँ पे, लेकिन जब आपने के आई की वैल्यू और बढ़ाई 1 करी तो आप देख सकते हो ओवरशूट आ गया और आपके पास क्या हो रहा है, राइज टाइम कम हो रहा है। ठीक है, और फिर आप देखें, लेकिन यहाँ पे देखें स्टेडी स्टेट एरर भी मौजूद है। फिर आपने के आई की वैल्यू 2 करी, उससे ओवरशूट बहुत ज़्यादा बढ़ गया, मगर आप देखें कि स्टेडी स्टेट एरर इसने ऑलमोस्ट ख़त्म कर दिया, ऑलमोस्ट रिड्यूस कर दिया। सही है, और राइज टाइम भी आपके पास यहाँ पे कम कर दिया है। अब आ जाते हैं के डी के ऊपर। के डी में हमारे पास क्या होता है कि ओवरशूट कम हो रहा होता है। सही है, अब के डी की डिफरेंट वैल्यूज़ पे आप देखें कि जब के डी की वैल्यू 0.5 है तो आपके पास ये रेड वाला है, यहाँ पर ओवरशूट है, पीक्स हैं और फिर आगे जाके सेटल्ड हो रहा है। जब वैल्यू 1 करो तो ओवरशूट का एम्पलीट्यूड देखें, ग्रीन वाले को देखें थोड़ा सा कम हुआ है यहाँ पे, और के डी को देखें जब 2 करा तो ओवरशूट और डिक्रीज़ हो गया और ये आगे जाके स्टैटिक होना शुरू हो गया, पीक्स कम आ रही हैं। तो ये आपके पास जो है वो के डी का रिस्पॉन्स है। यही यहाँ पे बताया गया है कि आपके पास जो है वो कितनी करेक्शन होनी चाहिए, मैग्नीट्यूड अगर आपने करेक्शन का चेक करना है तो आपने प्रोपोर्शनल कंट्रोलर को डिटरमाइन करना होगा, कितना ड्यूरेशन के लिए करेक्शन आपको रिक्वायर्ड है। ठीक है,
उसके लिए आप इंटीग्रल करेंगे, ठीक है। और कितनी फास्ट आपने जो है करेक्शन अप्लाई करनी है उसके लिए आप डेरिवेटिव कंट्रोलर यूज़ करेंगे। अच्छा, किस तरह से डिज़ाइन करते हैं? सबसे पहले तो आपने एक ओपन लूप रिस्पॉन्स देखना होता है और देखना होता है कि उसमें क्या चीज़ें हम इम्प्रूव कर सकते हैं, हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, जैसे मैंने डिस्कस किया। फिर आपने प्रोपोर्शनल कंट्रोलर ऐड करना होता है अगर राइज टाइम इम्प्रूव करना है, डेरिवेटिव कंट्रोल ऐड करना होता है अगर ओवरशूट इम्प्रूव करना है, और इंटीग्रल ऐड करना होता है अगर स्टेडी स्टेट एरर को एलिमिनेट करना है। इन तीनों की वैल्यूज़ को एडजस्ट करके आप जो है वो ओवरऑल रिस्पॉन्स को बेहतर बना सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे पीआईडी के लिए आपको यहाँ पे देखें बताया गया है कि अगर आप कोई पीआईडी कंट्रोलर यूज़ कर रहे हैं तो उसका जो सम फंक्शन होगा वो किस तरह से होगा कि प्रोपोर्शनल को एरर से मल्टीप्लाई करेंगे, ऐड करेंगे, इंटीग्रल कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करेंगे एरर सिग्नल के इंटीग्रल से, और फिर उसमें ऐड कर देंगे डेरिवेटिव ऑफ एरर मल्टीप्लाइड बाय इट्स कांस्टेंट। डिफरेंट एप्लीकेशंस हैं इसकी, ठीक है। बहुत सारी मैटलैब के अंदर आप इस मोटर्स की स्पीड, डिफरेंट प्रोसेसेस को जो है वो कंट्रोल कर सकते हैं, टैंक प्रोसेसेस को, डिफरेंट इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस को आप कंट्रोलर के थ्रू जो वो एडजस्ट कर सकते हैं। ये क्रेडिट्स हैं। अच्छा, अब हम चलते हैं लैब की तरफ। जो आपकी लैब है, ये आपकी लैब है, ठीक है। लैब में आपको जो है वो यहाँ पर अगर मैं आपको दिखाऊं, स्लैब के अंदर आपको जो है वो एक ट्रांसफ़र फंक्शन दिया गया है 1/0.5 s स्क्वायर प्लस s प्लस 4, और आपको कहा गया है कि आप इसके लिए जो है वो पी.आई, पी.डी और पी.आई.डी कंट्रोलर का इफ़ेक्ट्स जो है वो ऑब्ज़र्व करें। तो पहले मैं आपको इसका ग्राफ दिखा देती हूँ, पहले मैं आपको इसका कोड दिखा देती हूँ, बल्कि इसका कोड सिंपल है। सबसे पहले ट्रांसफ़र फंक्शन यहाँ पे बनाया गया है, न्यूमिनेटर को 1 और नीचे डिनोमिनेटर को 0.514 डिक्लेयर किया है, ठीक है। इसके बाद इसका स्टेप रिस्पॉन्स प्लॉट करा है यहाँ पर इस स्टेप में, ठीक है। उसके बाद क्या किया गया है, सब प्लॉट की कमांड यूज़ की क्योंकि एक ही विंडो पे डिफरेंट प्लॉट्स ऑब्जर्व करें हैं। उसके बाद इन्होंने जो है वो सबसे पहले प्रोपोर्शनल कंट्रोलर डिज़ाइन किया है और उसमें केपी की वैल्यू को 10 रखा है। इस केपी कांस्टेंट को हमने अपने ट्रांसफ़र फंक्शन से के न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि 10/1 1 ही है, तो 10 को न्यूमिनेटर से कर दें या 10 को पूरा न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर से कर दें, बात बराबर ही है। उसके बाद उन्होंने क्या किया है कि इसका फीडबैक लिया है, क्योंकि हमने कंट्रोलर डिज़ाइन करा है तो डेफिनेटली अब इस ट्रांसफ़र फंक्शन के साथ वही कंट्रोलर प्लांट और वो सिग्नल जो फीडबैक पे चला था वो चीज़ आपको यहाँ पे याद होगी, और उसके बाद इसको प्लॉट करा है। देन पीडी कंट्रोलर डिज़ाइन किया गया है, ठीक है। बल्कि पहले पीआई होगा, नहीं, पीडी कंट्रोलर डिज़ाइन किया है पहले, केडी है, कांस्टेंट की वैल्यू ली है, उसको मल्टीप्लाई कराया है केपी से और कन्वॉल्व करा दिया है पुराने वाले न्यूमिनेटर से। इसको नया न्यूमिनेटर बना के पुराने वाले से कन्वोल्यूशन कराया है और उसके बाद जो है वो इसको फीडबैक करके प्लॉट करा है। पीआई में क्या किया है कि क्योंकि पीडी में जैसे पी और डी था, इसी तरह यहाँ पे पी और आई होगा। यहाँ पे न्यूमिनेटर में केपी और के आई मल्टीपल ऑफ केपी लिया है और इस नए न्यूमिनेटर को और डिनोमिनेटर लिया है, ठीक है। और इस डिनोमिनेटर को नए वाले को पुराने वाले से कन्वर्ट किया, जो कि 1 ही है, तो इसमें से कोई डिफरेंस आएगा नहीं, ठीक है। और इसके बाद जो है वो उसको प्लॉट कर लिया है फीडबैक करके। इसके बाद क्या किया है पीआईडी में आप देखें कि जो न्यूमिनेटर सी था, यानी कि पीडी वाला, ये वाला
के डी मल्टीपल ऑफ के पी और के पी हमारे पास न्यूमिनेटर है यहाँ पे, इसको यूज़ किया है पी आई डी के अंदर। इसको यूज़ किया है पी आई डी के अंदर यहाँ पर, ठीक है। और साथ में के आई भी लिया है, क्योंकि न्यूमिनेटर्स में पी और डी तो मौजूद हैं मगर आई मौजूद नहीं है। और फिर उसके साथ आपको फीडबैक करा है और उसको प्लॉट किया है। तो अब आपको मैं दिखाती हूँ इसका ग्राफ कैसा आ रहा है। ये देखें, पहले में स्टेप रिस्पॉन्स है ओरिजिनल सिस्टम का, जिसमें थोड़ा ओवरशूट है, थोड़ा सा एरर, थोड़ा सा राइज टाइम है, ठीक है। पी में आप देखो राइज टाइम कम हो गया, ग्राफ कंप्रेस हो गया, मगर ओवरशूट बढ़ गया है यहाँ पे। पी डी में आप देखो कि राइज टाइम बिल्कुल ही ख़त्म हो गया, बिल्कुल समझे, यहाँ पे देखें ये एक्सटेंड हो गई है पीक, ठीक है। ओवरशूट डिक्रीज़ हो गया, स्टेडी स्टेट एरर कम हो गया, मगर रिस्पांस ऐसे इफेक्टिव नज़र नहीं आ रहा। पी आई में आप देखो कि यहाँ पे राइज टाइम, यहाँ पे ओवरशूट बिल्कुल ख़त्म हो गया, मगर एरर बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया है यहाँ पे, ठीक है। लेकिन लास्ट वाले में आप देखो पी आई डी में यहाँ पे ओवरशूट भी नहीं है, राइज टाइम भी बेहतर है और स्टेडी स्टेट एरर भी नहीं है, और ग्राफ जो है वो सेटल्ड हो रहा है। तो दिस वन शोज़ अ कंप्लीट रिस्पांस के ये आपके पास जो है वो एक स्टैटिक और स्टेबल रिस्पांस जो है वो शो कर रहा है। ओरिजिनल को अगर इससे कंपेयर करोगे तो डेफिनेटली ये वाला रिस्पांस आपके पास कितना स्टेबल है एज़ कम्पेयर टू दी ओरिजिनल वन। यही वाला कोड मैटलैब पे, ये इसकी दूसरी एग्जांपल है, ठीक है। यही कोड मैटलैब पे अगर मैं आपको रन करके दिखाऊं तो आप इसको रन करके ये ग्राफ देखें, यहाँ पे भी ऑब्ज़र्व कर सकते हैं कि ओरिजिनल रिस्पांस है प्रोपोर्शनल, प्रोपोर्शनल डेरिवेटिव, प्रोपोर्शनल इंटीग्रल और प्रोपोर्शनल इंटीग्रल डेरिवेटिव रिस्पांस, ठीक है। तो ये मैटलैब पे भी इस तरह से आप सिमुलेट करके चेक कर सकते हैं। आई होप आपको समझ आया होगा और आप जो इसकी एग्जाम्पल अटेम्प्ट कर सकेंगे। थैंक यू वेरी मच।